बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक। अच्छा, एक बात याद रखिए कि जो स्टमक का टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पेशली जो SAQ में क्वेश्चन आता है वो आता है कि रोटेशन ऑफ द स्टमक से जो इफेक्ट आते हैं ना, ठीक है, दूसरे ऑर्गन्स में, वो क्या है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोटेशन ऑफ स्टमक को कभी भी मिस नहीं करवाना, और टॉपिक है भी बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने स्टमक की डेवलपमेंट के लिए याद रखना है कि देखिए, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि जो गट है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से बनता है, ठीक है। दो ही जर्म लेयर्स हैं, एक हमारे पास इंडोडर्म, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है मेसोडर्म। अब ये जो इंडोडर्म है, ठीक है, यहाँ से बनता है बेसिकली एपिथेलियम, और जो मेसोडर्म है, अब एपिथेलियम के अलावा जितना भी हमारे पास बाकी पोर्शन होता है, ठीक है, लम्ना प्रोपिया, मस्कुलरिस मिक्योसी, सब मिकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना सिरोसा, वो सारी चीज़ें बेसिकली मेसोडर्म से बन रही होती हैं, ठीक है। तो आप मेसोडर्म में लिख सकते हैं कि जितने भी अदर पार्ट्स हैं ना स्टमक के, अदर देन दैट ऑफ द एपिथेलियम, वो बेसिकली बन रहे होते हैं मेसोडर्म से, सही है। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि बेसिकली स्टमक की डेवलपमेंट में, जैसे अब ये गट ट्यूब थी, ठीक है। इफ़ दिस इज़ द गट ट्यूब, ठीक है। अब इस गट ट्यूब में क्या होता है कि इस तरह की कोई चेंजेस आती हैं कि यहाँ पे जहाँ पे स्टमक की डेवलपमेंट होती है ना, अगर ये ईसोफिगस है, ठीक है, दिस इज़ द ईसोफिगस, जहाँ पे स्टमक की डेवलपमेंट होती है, होनी होती है, वहाँ पे एक फ्यूजिफॉर्म डायलेशन अपीयर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर ड्यूडेनम की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले स्टमक की डेवलपमेंट में आप लोगों ने याद करना है कि अ फ्यूजिफॉर्म डायलेशन अपीयर्स, ठीक है। अब डायलेशन अपीयर हो गई, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अब इस फ्यूजिफॉर्म डायलेशन के बाद जो स्टमक का डोर्सल पार्ट होता है ना, ठीक है, पहले मैं आपको फ्यूजिफॉर्म डायलेशन दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह की ना फ्यूजिफॉर्म डायलेशन अपीयर हो जाती है, ठीक है, 3D में। अब जो स्टमक का डोर्सल पार्ट होता है ना, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू डैट और द वेंट्रल पार्ट, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ डोर्सल पार्ट इज़ फास्टर देन वेंट्रल पार्ट, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टमक होता है वो बेसिकली कुछ इस तरह का अपीयर हो जाता है, ठीक है। यानी ये वाली जो इसकी पार्ट होता है ना, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये इसका डोर्सल पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो आगे वाला पार्ट है, ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका वेंट्रल पार्ट है। तो अब इसका जो डोर्सल पार्ट है, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे ग्रेटर कर्वेचर, और जो इसका वेंट्रल पार्ट है, इसको हम क्या कह देंगे, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, ठीक है। इसी वजह से हम डोर्सल पार्ट को क्या कहेंगे, ग्रेटर कर्वेचर, और वेंट्रल पार्ट को लेसर कर्वेचर स्टमक। अब इसके बाद ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद आप लोग जो मेन हेडिंग होगी वो होगी रोटेशन ऑफ स्टमक, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रोटेशन ऑफ स्टमक किस तरह होती है, 90 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब है कि देखो, अगर ये इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये डोर्सल पार्ट है, ठीक है, और ये अगर पीछे वाला पार्ट वेंट्रल होगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। अब ठीक है, ठीक है। अब जो इसका डोर्सल वाला पार्ट है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, उसकी लेफ्ट पे आ जाएगा, और जो इसकी लेफ्ट साइड है वो बेसिकली क्या बन जाएगी, वेंट्रल साइड बन जाएगी। और जो वेंट्रल में क्या था, लेसर कर्वेचर, वो बेसिकली राइट साइड पे चला जाएगा, और इसकी जो राइट साइड है वो बेसिकली इसके डोर्सल साइड पे चली जाएगी, ठीक है। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली होता किस तरह है कि अगर इफ़ दिस इज़ द स्टमक, ठीक है, और ये इसकी बेसिकली ग्रेटर कर्वेचर था, और ये इसके आगे वाला लेसर कर्वेचर था, ठीक है। अब स्टमक ने इस तरह ये वाली कौन सी साइड है, इस वाली साइड पे लेफ्ट साइड, और दिस इज़ द राइट साइड। अब स्टमक ने इस तरह रोटेट किया, ठीक है, 90 डिग्री, कि इसका जो पीछे वाला पार्ट है यानी डोर्सल कर्वेचर, वो बेसिकली लेफ्ट साइड पर आ जाता है, और जो इसका लेसर कर्वेचर वो बेसिकली आ गया राइट साइड पर, और जो इसकी राइट साइड वाली साइड थी वो किधर चली गई, डोर्सल साइड पर। इसी वजह से आप देखें, अगर कोई नर्व सप्लाई यहाँ पे सप्लाई करी होगी, लेफ्ट साइड पे कोई नर्व सप्लाई करी थी, ठीक है, जब स्टमक किस तरह करके रोटेट हो गया, ठीक है, इधर कौन सी नर्व सप्लाई कर रही थी, लेफ्ट वेगस नर्व, ठीक है। तो अब जब वो इंटीरियर सरफेस बन गई, ठीक है, स्टमक की, इसी वजह से अब वो ये नर्व यहाँ पर आ जाएगी। इसी वजह से इंटीरियर सरफेस जो होती है स्टमक को, उसको बेसिकली कौन सी नर्व सप्लाई करी होती है, लेफ्ट वेगस नर्व, ठीक है। UHS में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो स्टमक की जो ब्लड सप्लाई, ठीक है, उसको अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस उसको डिफाइन किया जाए, ठीक है। अब बेसिकली ये वाली जो मैंने आप लोगों को रोटेशन बताई है ना, ये उसकी होती है लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन, ठीक है, ये सारी होगी उसकी लॉन्गिट्यूडनल रोटेशन। अब स्टमक एक और रोटेशन भी करता है जिसको बोलते हैं एंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन। एंटीरो पोस्टीरियर रोटेशन में क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कि जो स्टमक का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्रेनियल पार्ट कह देते हैं, नीचे वाले पार्ट को कोर्डेलोपाइलोरस पार्ट कह देते हैं। अब ये जो क्रेनियल पार्ट है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होगा कि इस तरह करके रोटेट करेगा, ताकि
यहाँ पे क्या थी, लेफ्ट साइड पे थी, ठीक है, थोड़ा सा वो लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है, और मगर अगर आप लोग देखेंगे तो वो थोड़ा सा इंफीरियर भी जा रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे वाली साइड थी जिसे हम पाइलोरस पार्ट कह रहे थे, ये थोड़ा सा इधर क्या कौन सी साइड थी, राइट साइड थी, थोड़ा सा राइट साइड पे भी आ रहा है और थोड़ा सा सुपीरियर भी जा रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर SCQ में आएगा तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों ने लिखना है कि वो लिखना है कि बेसिकली स्टमक डेवलप का किससे हो रहा है, ठीक है। तो इंडोडर्म और मेसोडर्म, इंडोडर्म क्या बना रही है, एपिथेलियम, और मेसोडर्म क्या बना रही है, अदर देन द एपिथेलियम सारे जितने भी पार्ट है वो मेसोडर्म बना रही है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि यार एक फ्यूजिफॉर्म डायलेशन अपीयर हुई, और फ्यूजिफॉर्म डायलेशन के बाद क्या होता है, जो उसका डोर्सल पार्ट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जल्दी ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू डैट ऑफ द वेंट्रल पार्ट। इसी वजह से जो डोर्सल पार्ट है वो ग्रेटर कर्वेचर और वेंट्रल पार्ट जो होता है वो लेसर कर्वेचर बना देता है। देन रोटेशन द स्टमक, ठीक है, मगर आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने रोटेशन द स्टमक इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और रोटेशन द स्टमक इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन को मिक्स नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बारे में लिखना है कि जब वो 90 डिग्री रोटेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डॉर्सल पे ग्रेटर कर्वेचर होता है वो लेफ्ट साइड पर आ जाता है, जो लेफ्ट साइड होती है वो वेंट्रल साइड बन जाती है, वेंट्रल साइड पे जो लेसर कर्वेचर होता है वो राइट साइड पे चला जाता है, और राइट साइड जो होती है वो क्या बन जाती है, डोर्सल साइड बन जाती है, ठीक है। इसी तरह ये आपने पेपर में एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और फिर आपने ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी और ये ज़रूर लिखनी है कि इसी वजह से जो एडल्ट एनाटमी होती है, ठीक है, उसमें जो लेफ्ट वेगस नर्व होती है वो इंटीरियर सरफेस को सप्लाई कर रही होती है बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन द स्टमक इन द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस की वजह से, ठीक है। अब दूसरी जो हमने इसकी रोटेशन करवानी है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन है, वो इस तरह होती है कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसकी लेफ्ट साइड है ना, थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे और इन्फीरियरली मूव करता है, और जो इसका ये वाला पार्ट कौन सा होता है, कॉर्डर और पाइलोरी पार्ट, वो थोड़ा सा राइट साइड पे और सुपीरियरली मूव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं इसमें आप लोगों को मेसेंट्री और स्टमक बताऊंगी, ठीक है, मगर वो नेक्स्ट टॉपिक में आप नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये कुछ UHS के पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए थे। इसमें अगर आप देखें तो जो स्टमक के डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। गिव द डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक, गिव द एक्सटेंड एंड एक्सेस रोटेशन ऑफ द स्टमक, गिव द इफेक्ट ऑफ दिस रोटेशन ऑन द डेवलपमेंट एंड नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक, जो मैं आप लोगों को